हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने पाषाण काल को पढ़ा और पाषाण काल में जो सबसे अंतिम संस्कृति है ताम्रपाषाणिक संस्कृति उसको पढ़ा। हमने चर्चा की थी कि कुछ पाषाणिक संस्कृतियों का विकास नवपाषाण काल के तुरंत बाद हो जाता है, कुछ ताम्रपाषाणिक संस्कृतियां सिंधु घाटी सभ्यता के समकालिक हैं और कुछ का विकास सिंधु घाटी सभ्यता के बाद होता है। तकनीकी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए ताम्रपाषाण काल सिंधु घाटी सभ्यता के पहले पढ़ा जाता है, क्योंकि साक्ष्यों के आधार पर यह ज्ञात होता है कि ताम्रपाषाणिक मानव धातु का इस्तेमाल तो करने लगा था, मगर अभी भी उसके जीवन में पत्थरों का अहम योगदान है और अभी भी वो पाषाणकालीन विशेषताओं को अपने साथ लेकर चल रहा है। ताम्रपाषाणिक संस्कृति पूरी तरह से ग्रामीण सभ्यता थी। सर्वप्रथम उन्हीं लोगों के द्वारा गांव बसाए गए थे। अब हम उसके आगे पढ़ते हैं और आज से हम ऐसी सभ्यता के बारे में पढ़ने की शुरुआत कर रहे हैं जो कि एक नगरीय सभ्यता है और अपने अंदर पूर्ण रूप से नगरीय विशेषताओं को लेकर चल रही है। यह बहुत बड़ी और बहुत विकसित सभ्यता है। यह सभ्यता इतनी महत्वपूर्ण है कि जब इसकी खोज हुई तो भारत का इतिहास लगभग 1000 साल पीछे चला गया। मतलब जो इतिहास वैदिक काल से शुरू हो रहा था वह इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता से शुरू हो गया। तो पाषाण काल के बाद हम अब अपना अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में पहले हम इसकी भूमिका को देखेंगे, फिर इसकी उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे, उसके बाद इसके कालक्रम को जानेंगे, इसका विस्तार समझेंगे, उसके बाद इससे महत्वपूर्ण स्थल एवं विशेषताओं को देखेंगे, फिर इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक व सांस्कृतिक पहलू को जानेंगे, उसके बाद इसके आर्थिक व राजनीतिक पक्ष को समझेंगे, फिर उसके बाद हम इसके पतन को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इसका पतन कैसे होता है, पतन के कारणों पर भी हम प्रकाश डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में पहले हम इसकी भूमिका देखते हैं और शुरुआत करते हैं इसकी भूमिका से। तो सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। पहले इसको हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता या सरस्वती सभ्यता या प्रथम नगरीय क्रांति या कांस्य युगीन सभ्यता, इन सभी नामों से सिंधु घाटी सभ्यता को जाना जाता है। और यह सिंधु घाटी सभ्यता पश्चिमोत्तर भारत में इसका प्रसार था। अगर हम इसको मैप में देखेंगे तो यह जो स्थल है यह सबसे उत्तर में जम्मू कश्मीर के मांडा में, जो कि चिनाब नदी के तट पर स्थित है। उसके बाद सबसे दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद में, जो कि प्रवरा नदी के तट पर है। फिर सबसे पूर्व में आलमगीरपुर है, जो कि उत्तर प्रदेश में है, मेरठ में हिंडन नदी के तट पर। और सबसे एकदम पश्चिम इसका जो स्थल है वो दक्षिणी बलूचिस्तान, जो कि पाकिस्तान का प्रांत है। दक्षिणी बलूचिस्तान में सुतकागे डोर नामक स्थल है जो दास नदी के तट पर है, वहां पे है। तो इस तरह से जब ये सारे स्थलों को मिलाया जाता है तो एक त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है। तो ये कहा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो फैलाव था, जो प्रसार था, वो एक त्रिभुजाकार क्षेत्रफल में था। तो यह सभ्यता एक तरह से त्रिभुजाकार सभ्यता थी, जो कि अपने समय की नगरीय सभ्यता थी और इसकी अपनी नगरीय विशेषताएं थी। उस समय विश्व में और भी सभ्यताएं थी, जैसे मेसोपोटामिया सभ्यता या सुमेरियन की सभ्यता थी, और नील की सभ्यता या मिस्र की सभ्यता थी, जो कि नील नदी के तट पर जिसका विकास हुआ था। परंतु हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की महानता यह थी कि वो अपने समकालिक सभ्यता, जो कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता से 12 गुना अधिक थी, और अकेले मिस्र की सभ्यता की 20 गुना थी। इससे यह पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे सर्वश्रेष्ठ सभ्यता थी। तो हम सिंधु सभ्यता के एक एक जो अलग अलग नाम है पहले उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं कि इसका अलग अलग नाम किस आधार पे है। तो पहले इसको सिंधु घाटी सभ्यता को भी कोई हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो हड़प्पा इस सभ्यता का उत्खनित होने वाला सबसे पहला स्थल था। एक तरह से उसे प्रारूप स्थल भी कहा जाता है, इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता हो गया। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि शुरू में जब इस सभ्यता की खोज हुई तो इस सभ्यता के अधिकांश स्थल जो है वो सिंधु या उसके आसपास के क्षेत्रों में पाए गए थे। स्वतंत्रता से पहले 40 स्थलों की खोज हो गई थी। वो 40 स्थलों में से अधिकांश स्थल जो है सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में पाए गए थे, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहा गया। परंतु आगे चलकर जब आगे इसका उत्खनन किया गया तो बड़े पैमाने पर गंगा नदी और सिंधु नदी के बीच में लगभग 1100 स्थल पाए गए, और इन दोनों नदियों के बीच में पहले कभी न कभी एक नदी बहा करती थी जिसे सरस्वती नदी कहा जाता है। तो इस प्रकार से इतने सारे स्थल सरस्वती नदी के आसपास पाए गए, इसलिए इस सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। और प्रथम नगरीय क्रांति इसलिए कहा जाता है क्योंकि क्रांति का मतलब होता है परिवर्तन।
अमूलचूल परिवर्तन, आकस्मिक परिवर्तन, बिना प्लान के परिवर्तन। इसी की जो समकालिक सभ्यताएं हैं, जैसे सुमेरियन की सभ्यता, यहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रयोग है। ईंटों में भी अलग अलग प्रकार, जैसे वर्गाकार, वक्राकार, इसका मतलब यहाँ के ईंटों में विविधता थी। इसके अलावा यहाँ का नगर नियोजन, चाहे जल निकास प्रणाली या सड़क में सुरक्षा और सड़क की सफाई उच्च कोटि का था। पूरी नगर जो है ग्रिड और जाल पद्धति में बसा हुआ था। इस तरह हड़प्पा सभ्यता में पहली बार नगरों का उद्भव होता है। यद्यपि हड़प्पा सभ्यता में कुल 1400 स्थल हैं, परंतु 7 को ही नगरों की संज्ञा दी गई है। तो पहली बार नगरीय लक्षण, नगरीय विशेषताओं को धारण करने की वजह से इसको प्रथम नगरीय क्रांति कहा जाता है। और अगला, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोग कांसे का प्रयोग भारी मात्रा में करते थे। हमने ताम्र पाषाण काल में पढ़ा था कि ताम्र पाषाणिक मानव जो था वो तांबे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, परंतु यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे के साथ टीन को मिलाकर कांसा बनाना जानते थे, तो वो कांसे का प्रयोग करते थे। कांसा जो है कि तांबे से भी बहुत अत्यधिक कठोर धातु हुआ करता था। तो इन सब वजह से इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम थोड़ा हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। सर्वप्रथम 1826 एडी में एक व्यक्ति थे, चार्ल्स मेसन। इनके द्वारा प्रथम बार हड़प्पा के टीले की तरफ इनका ध्यान आकर्षित हुआ, परंतु केवल आकर्षित होकर ही रह गया, ना कोई उत्खनन हुआ, ना कोई काम हुआ, इसलिए इसके बारे में कोई विशेष उस समय चर्चा नहीं हो पाई। उसके बाद 1853 और 1856 एडी के बीच में इसके आसपास कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन बिछ रहा था। रेलवे लाइन में रेडियो को डालने के लिए ब्रंटन बंधुओं द्वारा आसपास से कुछ टीलों से ईंटें निकाली गई और रेलवे लाइन के बीच में डाला गया। उस समय कनिंघम महोदय थे, तो इनका ध्यान इसके टीले की तरफ गया, परंतु उस समय रेलवे लाइन के विस्तार में उनका कार्य प्रगति पर रहा और इस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। बाद में आगे चलकर जब बहुत विस्तृत इस पे काम हुआ, उत्खनन हुआ, तो कनिंघम महोदय द्वारा ही इसको प्रथम नगरीय क्रांति भी कहा गया। उसके बाद आगे चलकर 1921 एडी में भारतीय पुरातत्व एवं सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। इनकी अध्यक्षता में एक व्यक्ति थे दयाराम साहनी। इन्हीं के द्वारा पहली बार हड़प्पा नामक स्थल की खोज एवं उत्खनन शुरू किया गया। तो पहली बार जो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में उत्खनित होने वाला जो पहला स्थान था वो हड़प्पा ही था। हड़प्पा का पहले प्रथम बार उत्खनन किया गया था, इसके बारे में जानकारियां इकट्ठी की गई थी, इनके अवशेषों को देखा गया था, जाना गया था, पूरी एक तरह से इस नगर की खोज की गई थी। इसलिए प्रथम बार हड़प्पा नामक स्थल की खोज होने की वजह से ही इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति के बारे में बातें करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। हम इसकी उत्पत्ति को समझने के लिए इसे दो भागों में बांट लेते हैं। पहला विदेशी उत्पत्ति का मत और दूसरा देशी उत्पत्ति का मत। विदेशी उत्पत्ति का मत में हम देखेंगे कि कुछ विद्वान हैं जो विसरणवादी सिद्धांत पर बल देते हैं, और देशी उत्पत्ति में कुछ विद्वान ऐसे हैं जो कि क्रमिक विकास के सिद्धांत पर बल देते हैं। विसरणवादी सिद्धांत वो होता है जैसे कि बाहर के लोग कहीं दूसरे जगह जाके अपने सभ्यताओं का विकास करते हैं या अपने सभ्यताओं की विशेषताओं को उस पर आरोपित करते हैं, तो एक तरह से वो अपनी सभ्यताओं को कहीं और जाकर किसी और अन्य सभ्यता पर अपनी विशेषताओं को आरोपित करके उसका विकास कर लेते हैं। और क्रमिक विकास का सिद्धांत ये कहता है कि पहले से ही कहीं लोग किसी छोटी सभ्यताओं को लेकर चल रहे हैं, जैसे कि कोई ग्रामीण सभ्यता है, कोई नगरीय अर्ध नगरीय सभ्यता है, तो धीरे धीरे करके वो अपने में क्रमिक परिवर्तन और क्रमिक विकास लाते हैं, फिर आगे चल के बड़ा स्वरूप धारण कर लेते हैं, बड़ा नगरीय स्वरूप धारण कर लेते हैं। तो ये दो सिद्धांत हैं जो इसकी उत्पत्ति को दिखाते हैं। फ्रेंड्स, जब हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई तो वह अपने उन्नत रूप में मिली थी, वह अपने नगरीय स्वरूप में मिली थी। कोई भी नगर अचानक नगर नहीं बनता, पहले वह ग्रामीण स्थल रहा होगा, धीरे धीरे उसका विकास हुआ होगा। हड़प्पा का विकास क्रमिक रूप से स्थानीय कारणों से हुआ या बाहर के लोग आकर बाहर की विशेषताओं को इससे आरोपित किया। तो इसलिए इसी चीज को समझने के लिए विद्वानों में मतभेद है, और कुछ विद्वान विसरणवादी सिद्धांत पर बल देते हैं और कुछ विद्वान क्रमिक विकास के सिद्धांत पर बल देते हैं। तो सबसे पहले विदेशी उत्पत्ति में हम देखते हैं कि कुछ विद्वान जो हैं वो मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता का विकसित रूप मानते हैं हड़प्पा सभ्यता को, और देशी उत्पत्ति में कुछ विद्वान जो हैं वो हड़प्पा सभ्यता को ईरानी और बलूचिस्तानी सभ्यता के विकसित रूप के रूप में देखते हैं। कुछ विद्वान
इसे चौथी संस्कृति का विकसित रूप मानते हैं। तो मेसोपोटामिया और सुमेरियन सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के जनक के रूप में जो विद्वान देखते हैं उनमें गार्डन चाइल्ड, क्रेमर, जॉन मार्शल, डी डी कौशाम्बी, एच डी संकालिया और लियोनार्ड बुली हैं। तो गार्डन चाइल्ड का कहना है कि मेसोपोटामिया के लोग भारत आए, यहाँ पर बस गए और हड़प्पा सभ्यता का विकास किया। ठीक इसी प्रकार क्रेमर कहते हैं कि 2400 ईसा पूर्व मेसोपोटामिया के लोग भारत आते हैं और यहाँ के परिस्थितियों के अनुसार यहाँ एक सभ्यता का विकास करते हैं जिसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। डी डी कौशाम्बी का मानना है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता और हड़प्पा की सभ्यता, ये सभी तीनों सभ्यताएं समकालिक सभ्यता हैं इनका, और साथ में कांस्ययुगीन सभ्यता है, इसलिए इन्होंने तीनों के जनक को एक ही बताया है। उसके बाद एच डी संकालिया जो है वो बलूचिस्तान में एक चबूतरा देखते हैं जिसकी तुलना उन्होंने मेसोपोटामिया में जिगुरत से कर दिया, जो नीचे से चौड़ा और ऊपर सकरा हो रहा था। तो इन्होंने देखा कि दोनों की बनावट में एक रूपता है, दोनों की प्रणाली में एक रूपता है, इसलिए इन्होंने मेसोपोटामिया सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता में दोनों को जनक को एक ही बताया। फ्रेंड्स, मेसोपोटामिया की सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के समकालिक होने की वजह से इन दोनों सभ्यताओं में व्यापारिक संबंध बहुत ही अच्छा था, और जब व्यापारिक संबंध होते हैं तो वस्तुओं के साथ साथ विचारों का, संस्कृतियों का और एक दूसरे के रीति रिवाजों का, एक दूसरे की कार्य प्रणालियों का भी आदान प्रदान होता है। तो इसके वजह से कुछ विशेषताएं आपस में एक दूसरे के यहाँ हड़प्पा, कुछ मेसोपोटामिया की विशेषताएं हड़प्पा सभ्यता में देखने को मिलती हैं। जैसे कि अगर कोई मेसोपोटामिया का कोई व्यापारी या कोई व्यक्ति यहाँ पे कोई सामान लेने आया, यहाँ पे वो अपनी कुछ मुहरें छोड़ गया तो उनकी मुहरें यहाँ पे प्राप्त हो गई, या कुछ व्यक्ति आके यहाँ पे बस गए तो उनके विचारधारा से कुछ चबूतरे, एक दो चबूतरे बन गए, परंतु इनको हम हड़प्पा सभ्यता के जनक के रूप में नहीं स्वीकार कर सकते। इसके पीछे का कारण ये है कि इन दोनों सभ्यताओं में किसी भी तरह की कोई भी समानता नहीं है। जैसे कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये पूरी तरह से नगरीय सभ्यता है, इनका नगर नियोजन उच्च कोटि का था, सड़कें समकोणीय हैं और यहाँ पे पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया है। यहाँ पे बाट का और माप तौल में एक रूपता है, इनकी लिपि चित्राक्षर तरह की है, इनका जो जल निकास प्रणाली है वो उच्च कोटि का है। साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता में कहीं पे भी मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं और इनकी जो मुहरें हैं वो वर्गाकार मुहरें हैं। जबकि मेसोपोटामिया सभ्यता नगरीय सभ्यता न होकर अर्धनगरीय सभ्यता या ग्रामीण सभ्यता है। यहाँ की सड़कें बेतरतीब हैं और यहाँ पे कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जा रहा है। माप तौल में कोई एकरूपता नहीं है, लिपि या इनकी कील नुमा है, जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं है, यहाँ पे मंदिर के साक्ष्य मिले हैं और इनकी मुहरें बेलनाकार हैं। तो इस तरह से ये जो सिद्धांत है विदेशी उत्पत्ति का मत है, इसको हम हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के रूप में या इनके जनक के रूप में स्वीकार नहीं कर सकते। अगला जो है ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता का जो विकसित रूप कहा गया है, इनमें दो विद्वान हैं, एक फेयर सर्विस और दूसरे हैं रोमिला थापर। इन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के पूर्व के कुछ स्थल हैं, जैसे नाल है, कुल्ली है, आमरी है, तो इन लोगों ने इन स्थानों के द्वारा ही हड़प्पा सभ्यता का विकास माना है। इनका कहना है कि यही सब जो स्थान है, इन्हीं स्थानों का हड़प्पा सभ्यता एक विकसित रूप है, क्योंकि आगे चलकर ये सभी जो स्थान है इनकी विशेषताएं और हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं में समानता पाई गई है। इसलिए ये लोग इस सिद्धांत पर बल देते हैं कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है वो ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता जहाँ जिनमें की ये जो स्थान है हड़प्पा पूर्व के जो स्थल है नाल, कुल्ली, आमरी, इन्हीं का एक विकसित रूप है। तो इनका कहना है, इनका जो तर्क है वो ये है कि पहले कोई भी ग्रामीण स्थल होता है, फिर वहाँ पे धीरे धीरे उत्पादन होगा, फिर आगे चलकर और अत्यधिक उत्पादन होगा, फिर वहाँ पे धीरे धीरे विशेषीकरण हो जाएगा। अलग अलग तरह के व्यापार करने के लिए लोग घर से बाहर निकलेंगे। जब विशेषीकरण होगा तो श्रम का विभाजन होगा, फिर आगे चलकर उत्पादन की मात्रा में और वृद्धि हो जाएगी। तो वहाँ पर कर प्रणाली का विकास होगा, कर प्रणाली का विकास होने से वहाँ का प्रशासनिक तंत्र का विकास होगा। तो धीरे धीरे ये उत्पादन के केंद्र ग्रामीण से लेकर अर्धनगरीय फिर नगरीय सभ्यताओं की तरफ बढ़ते हैं। तो इस तरह से इन लोगों का ये सभी तर्क है। और ये जो तीन स्थान है, जो हड़प्पा पूर्व के तीन स्थल है नाल, कुल्ली और आमरी, यहाँ के जो मृदभांड हैं वो हड़प्पा सभ्यता से पाए गए मृदभांडों से भी समानता रखते हैं। तो एक तरह से इस सिद्धांत को अपनाया जा सकता है। इसे हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति में देशी उत्पत्ति के मत को एक तरह से स्वीकारा भी जा सकता है। उसके बाद आगे कुछ विद्वान हैं जो कि हड़प्पा सभ्यता को चौथी संस्कृति का विकसित रूप मानते हैं। उन विद्वानों में कौन कौन है? उन विद्वानों में अमलानंद घोष हैं, आलचिन दंपत्ति हैं और डीपी अग्रवाल हैं।
सोथी संस्कृति की खोज सर्वप्रथम अमलानंद घोष द्वारा 1953 में राजस्थान में की जाती है। तो इन विद्वानों का मानना है कि सोथी संस्कृति जो है, सोथी संस्कृति से ही हड़प्पा सभ्यता का विकास हुआ है। और इसके पीछे इन्होंने जो तर्क दिए हैं वो ये है कि सोथी संस्कृति से जो मृदभांड पाए गए हैं और हड़प्पा सभ्यता से जो मृदभांड पाए गए हैं उनमें एकदम सेम टू सेम समानता है। जैसे यहाँ के मृदभांड में पीपल के पत्ते बने हुए हैं, ठीक हड़प्पा सभ्यता के भी मृदभांड में पीपल के पत्ते बने हुए हैं। फिर यहाँ के कुछ मृदभांडों में रस्सी बने हुए देखने को मिलते हैं। इसी तरह उस हड़प्पा सभ्यता के भी मृदभांड में रस्सी बने हुए देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे घोड़ेदार बर्तन पाए गए हैं, उसी तरह के बर्तन हड़प्पा सभ्यता में भी पाए गए हैं। तो ये इस सिद्धांत पे बल देते हैं, इनका कहना है कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो इसी संस्कृति का विकसित रूप है। अब आगे हम हड़प्पा सभ्यता के कालक्रम को देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का कालक्रम जो है पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। इसका मुख्य कारण यह है कि इनकी जो लिपियां पाई गई हैं उन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। हम लोगों ने पाषाण काल को देखा था कि पाषाण काल जो है प्रागैतिहासिक काल है। प्रागैतिहासिक काल उस काल को कहते हैं जहाँ पे कि किसी भी तरह का कोई लिखित साक्ष्य नहीं है, केवल पुरातात्विक साक्ष्य है। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक आद ऐतिहासिक काल है जिसमें कि लिखित साक्ष्य है और पुरातात्विक साक्ष्य भी है, लेकिन लिखित साक्ष्य को पढ़ा नहीं जा सका है। उनकी लिपियां ऐसी हैं कि जिसके बारे में अभी जानकारी नहीं हासिल किया जा सका है। दूसरा कारण यह है कि क्षैतिज उत्खनन का अभाव है। कहने का मतलब कि वर्तमान में ये सभ्यता जो है नीचे दबी हुई है और वर्तमान में उसके ऊपर कोई दूसरा नगर बसा हुआ है या कोई जीवित सभ्यता है। तो मृत सभ्यता की खोज के लिए किसी जीवित सभ्यता को परेशान नहीं किया जा सकता, उसको नहीं वहां से हटाया जा सकता या उसके साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ नहीं किया जा सकता। तीसरा कारण है कि लंबवत उत्खनन में समस्या। अगर लंबवत उत्खनन किया जाता है तो एक हद तक उत्खनन के बाद पानी मिलने लगता है, पानी की प्राप्ति हो जाती है, जिससे कि अत्यंत गहराई में उत्खनन नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप अत्यंत गहराई में उत्खनन न होने के कारण गहराई में दबे हुए पुरातात्विक अवशेषों की प्राप्ति नहीं हो पाती है, जिसके कारण कि उसका रेडियो कार्बन विधि से काल निर्धारण करके इस सभ्यता के बारे में कोई एक निश्चित तिथि या डेट की जानकारी प्राप्त की जा सके। तो कालक्रम में भी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग अपने अनुभव या किसी भी तरह से उनका मत है। इसमें सबसे पहले जो है फादर एच हेरास, इनका कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो 6000 बीसी है। अगले विद्वान है सर जॉन मार्शल। इन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता को 3250 से 2750 बीसी के आसपास का बताया है। उसके बाद माधव स्वरूप वत्स हैं, इन्होंने 3500 से 2700 बीसी बताया है। उसके बाद मैके महोदय हैं, इन्होंने 2800 से 2500 बीसी बताया है। उसके बाद मार्टिमर व्हीलर हैं जो कि 2500 से 1500 बीसी बताए हैं। फिर कुछ पुरातात्विक अवशेषों के रेडियो कार्बन विधि से जो तिथि प्राप्त हुई है उससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो कालक्रम है वो 2350 से 1750 बीसी के आसपास है। फिर अगले डीपी अग्रवाल हैं जिन्होंने कि 2300 से 1700 बीसी के आसपास इसके कालक्रम को बताया है। फिर उसके बाद फेयर सर्विस हैं जिन्होंने 2000 से लेकर 1500 बीसी के आसपास का कालक्रम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताए हैं। तो इस तरह से हड़प्पा सभ्यता के बारे में कोई निश्चित कालक्रम या उससे जुड़ी हुई कोई भी जानकारी अभी तक नहीं है। अब हम हड़प्पा सभ्यता के विस्तार को देखते हैं। इसका विस्तार हम दो भागों में बांटते हैं, एक पहले स्वतंत्रता से पहले और दूसरा स्वतंत्रता के बाद। तो स्वतंत्रता से पहले लगभग 40 स्थलों की खोज की गई थी, 40 स्थलों का उत्खनन हो चुका था। और स्वतंत्रता के बाद से अभी तक वर्तमान तक लगभग 1400 स्थलों का उत्खनन हो चुका है और अभी भी लगातार उत्खनन चल ही रहा है। इन लगभग 1400 स्थलों में हम देखते हैं कि सबसे पहले जो है कि अफगानिस्तान में 2 स्थल हैं, पाकिस्तान में लगभग 475 स्थल और उसके बाद भारत में 925 स्थल। अफगानिस्तान में जो 2 स्थल हैं वो तो सिंपल, एक पहला मुंडीगाग दूसरा सुरसगुही है। पाकिस्तान में जो 475 स्थल हैं इसमें से कि मुख्य रूप से बलूचिस्तान दक्षिणी में है, उसके बाद सिंध प्रांत में है, फिर उसके बाद पंजाब प्रांत में है। अब भारत में जो 925 स्थल हैं उनमें जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया और महाराष्ट्र हो गया। ये सभी राज्यों में मिला के लगभग भारत में 925 स्थलों की खोज या 925 स्थल अभी तक भारत में पाए गए हैं, हड़प्पा कालीन स्थल। और अभी भी उत्खनन चल रहा है, अभी भी उत्खनन हो रहा है। हम इसके विस्तार को और अच्छे से समझते हैं।
उत्तर प्रदेश में एक जगह है आलमगीरपुर, जो कि मेरठ जिले में है। उसके बाद सबसे पश्चिमी जो स्थल है, हड़प्पा कालीन स्थल, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, दक्षिणी बलूचिस्तान में एक जगह है सुतकांगे डोर। फिर उसके बाद सबसे उत्तरतम स्थल है जो जम्मू कश्मीर में मांडा है। सबसे दक्षिणतम स्थल महाराष्ट्र में है दैमाबाद, जो कि अहमदनगर जिले में है, और ये है प्रवरा नदी के तट पर। तो इन चारों स्थलों को जब आपस में मिलाया जाएगा तो एक त्रिभुजाकार आकृति बनेगी, और यही त्रिभुजाकार आकृति जो है ये पूरे हड़प्पा सभ्यता को पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक के फैलाव को और उसके प्रसार को दिखाती है। तो जो पश्चिम से लेकर पूर्व तक की जो दूरी है हड़प्पा कालीन स्थल की, जो सबसे पश्चिमी छोर से और सबसे पूर्वी छोर की जो दूरी है वो 1600 किलोमीटर है। उसके बाद सबसे उत्तर से सबसे दक्षिणतम जो दूरी है वो 1400 किलोमीटर है, और जो इसकी जलीय सीमा है, जो कि समुद्री सीमा है, जलीय सीमा है, जिनके बीच में दूरी है वो 1300 किलोमीटर है। तो इसमें जो है कि आलमगीरपुर है वो सबसे पूर्वी स्थल है, जो कि हिंडन नदी के तट पर है। सुतकांगे डोर जो है सबसे पश्चिमी स्थल है, जो कि दास नदी के तट पर है। मांडा सबसे उत्तरतम स्थल चिनाब नदी के तट पर, और दैमाबाद सबसे दक्षिणतम स्थल है, जो कि प्रवरा नदी के तट पर है। तो ये जो त्रिभुजाकार आकृति है, ये लगभग इसमें 1400 स्थल हैं। 1400 स्थलों को ये कवर करता है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर। और संपूर्ण क्षेत्रफल अभी जो संपूर्ण क्षेत्रफल है वो लगभग 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जो कि मिस्र की सभ्यता का 20 गुना है, और मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों की सभ्यताओं को मिला दिया जाए तो 12 गुना हो जाएगा। ये जो 12,99,600 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल है, ये स्वतंत्रता के पहले का क्षेत्रफल है, और वर्तमान का क्षेत्रफल 20 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। तो इस तरह से हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को विस्तार को समझा। अब हम आगे सिंधु घाटी सभ्यता के इस विस्तार में कुछ महत्वपूर्ण जो स्थल हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद आगे हम उन स्थलों से संबंधित उन विशेषताओं को समझेंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले भारत के बाहर जो हड़प्पा कालीन स्थान है उसके बारे में हम सबसे पहले देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले अफगानिस्तान में हम देखते हैं सुर्तगोई, जो कि बदख्शान प्रांत में है और दरकाड़ जिला में पड़ता है। उसके बाद अफगानिस्तान में ये मुंडीगाक है, जो कि कांधार प्रांत में पड़ता है। अब हम पाकिस्तान में देखते हैं, पाकिस्तान में बलूचिस्तान प्रांत में सबसे पहला जो स्थान है वो डाबरकोट है, लोरलाई जिले में। उसके बाद नौसारो है, काछी जिले में। फिर उसके बाद जुदेरदड़ो है, नसीराबाद में। उसके बाद सुतकागे डोर, सोतकाको, ये दोनों स्थल दास नदी के आसपास हैं। उसके बाद बालाकोट है, जो कि लास बेला जिले में है। तो ये है बलूचिस्तान प्रांत के कुछ महत्वपूर्ण स्थल। उसके बाद हम सिंध में देखते हैं। सिंध में सबसे पहला स्थल है जो कि अल्लादीनो है, कराची के पास। उसके बाद आमरी और अली मुराद है, ये दोनों एक ही जिले में है, दादू जिले में। फिर उसके बाद चन्हू दड़ो है, नवाब शाह जिले में। अगला कोट दीजी है, खैरपुर जिले में। उसके बाद मोहन जोदड़ो है, जो कि लड़काना जिले में है। अब हम पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में देखते हैं। सबसे पहला जो है कि हड़प्पा है, वो मांट मोगरी जिला में, जो कि इस समय आधुनिक साहिवाल के नाम से जाना जाता है। तो आधुनिक साहिवाल जिले में है हड़प्पा। उसके बाद जलीलपुर है, खानेवाल जिला में। फिर उसके बाद गनवेरी वाला है, जो कि बहावलपुर जिला में है। अगला हम देखते हैं रहमान डेरी और डेरा इस्माइल खान, ये दोनों जो स्थल है वो खैबर पख्तून प्रांत में है। तो इस तरह से हम लोगों ने भारत के बाहर जो हड़प्पा कालीन स्थान है, महत्वपूर्ण स्थान है, स्थान तो बहुत सारे हैं लेकिन हमें महत्वपूर्ण स्थानों पे ही फोकस करना है। तो ये सभी जो स्थान है ये भारत के बाहर, जो कि पहले तो भारत में ही थे, लेकिन अब भारत के बाहर अफगानिस्तान को छोड़कर पाकिस्तान का जो भी क्षेत्र है, पहले तो स्वतंत्रता से पहले भारत का हिस्सा था, पहले ये सभी स्थान भारत में ही थे, लेकिन वर्तमान में ये सभी स्थल भारत के बाहर हैं। तो ये जो स्थान है ये भारत के बाहर जो है हड़प्पा कालीन स्थान है। उसके बाद हम अब भारत में हड़प्पा कालीन स्थानों को देखते हैं। इसमें सबसे पहले हमने देखा था कि मांडा जो है कि जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के तट पर ये हड़प्पा का सबसे एकदम उत्तरतम स्थल है। उसके बाद हम पंजाब में देखते हैं। पंजाब में रूपनगर जिले में एक स्थान है रोपड़, बाड़ा, ढेर मजरा और कोटला निहंग है। फिर उसके बाद फतेहगढ़ साहिब जिले में संघोल और दधेरी, ये सभी क्षेत्र पंजाब में है। उसके बाद हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं। सहारनपुर में स्थान है बड़ा गांव, हुलास, अम्बाखेड़ा, सकतपुर। उसके बाद बागपत में सनौली है,
मेरठ में आलमगीरपुर, हस्तिनापुर और भगवानपुरा। यही आलमगीरपुर जो है हड़प्पा का सबसे पूर्वी स्थल है, जो कि हिंडन नदी के तट पर है। ये सभी उत्तर प्रदेश के क्षेत्र हैं। उसके बाद हम हरियाणा में देखते हैं भगवानपुरा कुरुक्षेत्र जिले में, बालू कैथल जिले में, कुड़ाल फतेहाबाद में, बनवाली फतेहाबाद में। ये सभी हरियाणा के क्षेत्र हैं। उसके बाद हम हरियाणा के और क्षेत्रों में देखते हैं, पश्चिमी हिसार में सिसवल है, पूर्वी हिसार में राखीगढ़ी है, उसके बाद भिवानी में मिताथल है। और फिर हम उसके बाद अब राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा है। अगला हम गुजरात में देखते हैं। गुजरात में हम दो भागों में देखेंगे, पहला कच्छ के खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों को देखेंगे और दूसरा खंबात की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों को देखेंगे। तो पहला हम देखते हैं कच्छ की खाड़ी के आसपास के क्षेत्रों में। सबसे पहला जो दशलपुर है वो कच्छ जिले में नखत्राना तालुके में है। उसके बाद सुरकोटड़ा है, जो कि कच्छ के ही भुज में है। फिर उसके बाद धौलावीरा और शिकारपुर, ये दोनों कच्छ में है और भचाऊ तालुके में है। उसके बाद कुंटासी है, जो कि मोरबी जिले में है। तो ये जो स्थान है ये गुजरात में कच्छ खाड़ी के आसपास के स्थान है। फिर अगला हम खंभात खाड़ी के आसपास के स्थानों को देखते हैं। इसमें सबसे पहले लोथल है, जो कि अहमदाबाद में ढोलका तालुके में है। उसके बाद रंगपुर है, जो कि अहमदाबाद में ही और काठीवाड़ प्रायद्वीपीय सुखभादर नदी के पास में स्थित है। अगला जो है पादरी या केरल नोधरो नाम भी इसको बोलते हैं, ये भावनगर जिले में है। फिर उसके बाद भगता राव है, जो कि भरूच जिले में हंसोट तालुका में है। तो ये सभी जो स्थान है ये गुजरात में ही खंभात की खाड़ी में के आसपास के क्षेत्र हैं। तो एक सवाल ये भी है कि भारत में जो सबसे अत्यधिक हड़प्पा कालीन स्थल पाए जाते हैं वो किस राज्य में पाए जाते हैं। तो भारत का गुजरात ही वो एकमात्र राज्य है जहाँ पे कि सर्वाधिक सबसे अधिक हड़प्पा कालीन स्थल पाए जाते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में हमने देखा था कि दैमाबाद है अहमदनगर जिले में, जो कि प्रवरा नदी के तट पर है। ये हड़प्पा कालीन सबसे दक्षिणतम स्थल है। तो इस तरह से फ्रेंड्स हम लोगों ने देखा हड़प्पा सभ्यता के बारे में, उसकी भूमिका को देखा, उसके विस्तार को देखा, उसके कालक्रम को जाना। फिर उसकी उत्पत्ति को लेकर कुछ अलग अलग मत हैं उसको देखा। और ये सभी कुछ स्थान है हड़प्पा कालीन महत्वपूर्ण स्थल है, उनको हमने देखा। अब इसके बाद हम लोग अब ये हड़प्पा कालीन स्थानों में ये जो कुछ स्थान हैं इनकी विशेषताओं को देखेंगे, यहाँ से संबंधित कुछ साक्ष्यों को देखेंगे। तो अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा वो इसी पे रहेगा कि हड़प्पा कालीन जो महत्वपूर्ण स्थल हैं एवं उनकी विशेषताओं को हम पढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने जितना पढ़ा, अब इसके बाद हम आगे देखेंगे। अभी हम लोगों ने यहाँ पे विस्तार में ये सभी नाम जान लिए। अब अगला हम महत्वपूर्ण स्थलों में इनकी नाम से जो भी विशेषताएं उनको देख लेंगे। तो हमारा वो सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, महत्वपूर्ण स्थल एवं विशेषताएं। तो फ्रेंड्स आज इतना ही रखते हैं, फिर आगे अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम। तब तक के लिए थैंक यू।